हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज का हमारा अध्ययन का विषय है केंद्र में राजनीतिक कार्यपालिका, राष्ट्रपति। भारत में राजनीतिक कार्यपालिका के दो रूप स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। एक तो है नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका और दूसरा वास्तविक कार्यपालिका। संवैधानिक कार्यपालिका का अध्यक्ष भारत में राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उसकी मंत्रिमंडलीय समितियों में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) में वर्णित है कि संघीय कार्यपालिका शक्तियां, जिसमें सर्वोच्च प्रतिरक्षा आदेश देने की शक्ति भी सम्मिलित है, राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति भारत में संवैधानिक कार्यपालिका अध्यक्ष है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुसार करता है। संवैधानिक या नाम मात्र का अध्यक्ष होने के कारण कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। फिर भी संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के पद को गरिमामय बनाया गया है। संवैधानिक अध्यक्ष होते हुए भी उनका पद एक धुरी के समान है, जो संकट के समय संवैधानिक तंत्र को संतुलित रखने का कार्य करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति होता है। संविधान में स्पष्ट लिखा है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, जो राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं परामर्श देगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी तथा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराएगा। संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि हमारा राष्ट्रपति संसदात्मक शासन प्रणाली के अनुसार संवैधानिक अध्यक्ष रहे। राष्ट्रपति का निर्वाचन करने के लिए व्यक्ति की योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए जो व्यक्ति खड़ा होना चाहता है उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो। जब तक कोई व्यक्ति किसी शासकीय पद पर आसीन है, वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है, परंतु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रियों के लिए अपने पद से त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि संविधान में उनके पदों को लाभ का पद नहीं माना गया है। संविधान में यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन के और न ही राज्य विधानमंडल के सदस्य होंगे। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 रुपये जमानत के रूप में जमा करवाने होते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होंगे और 50 सदस्य अनुमोदक होंगे। संविधान में यह व्यवस्था अवांछनीय प्रत्याशियों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। राष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भी खाली हो सकता है, रिक्त हो सकता है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या वो स्वयं त्यागपत्र दे दे और यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाए, ऐसी किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत अपने उत्तराधिकारी के पदभार संभालने तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति का चुनाव उसका स्थान रिक्त होने से 6 माह पूर्व करा लिया जाना चाहिए। निर्वाचन पद्धति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है और ये निर्वाचक मंडल आनुपातिक प्रतिनिधित्व
के अनुसार एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्धति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्याशियों के नाम एक मतदान पत्र में छाप दिए जाते हैं। मतदान में वरीयता को अपनाया जाता है। मतदाता को उतने मत देने का अधिकार होता है जितने पद के प्रत्याशी होते हैं। मतगणना करते समय सर्वप्रथम कार्य यह होता है कि अवैध मतपत्रों को छांटकर अलग कर दिया जाता है और फिर वैध मतपत्रों का मूल्य निकालते हैं। उसमें 2 का भाग देकर आने वाले जो भजन फल है उसमें 1 जोड़कर चुनाव मत संख्या या चुनाव कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। जीतने वाले प्रत्याशी को निश्चित मत संख्या प्राप्त करनी होती है। यदि किसी भी व्यक्ति को प्रथम मतगणना में निश्चित मत संख्या प्राप्त नहीं होती है तो द्वितीय वरीयता की गणना करके उसके मतों को उसमें जोड़ देते हैं। यदि द्वितीय गणना में भी निश्चित मत संख्या किसी को प्राप्त नहीं होती है तो तीसरी और चौथी वरीयता की गणना करके जोड़ा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा पद संभालने से पूर्व अपने पद की शपथ ली जाती है। राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए मासिक होता है। उसको मुख्य चिकित्सा आवास उपलब्ध करवाया जाता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी राष्ट्रपति को कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। उन्मुक्तियां, संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। अपने पद के कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके संबंध में उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार से न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई कार्रवाई 2 माह का नोटिस देकर ही की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया या इम्पीचमेंट, संविधान के विरुद्ध कार्यवाही करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा कार्य मुक्त किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करने के लिए उस सदन से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर का होना आवश्यक है। इस प्रकार प्रस्ताव प्रस्तावित करने से पूर्व लिखित सूचना भी दी जानी चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। जब एक सदन के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में विचारार्थ भेजा जाता है। यह सदन महाभियोग के कारणों की जांच करता है। इस स्तर पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो सदन में उपस्थित होकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करे तथा जांच के मध्य अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करे। लेकिन अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है। इस प्रकार भारत के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको बड़ा ही कठिन बनाया गया है ताकि प्रथम व्यक्ति पर किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को आसानी से अपने पद से नहीं हटाया जाए, क्योंकि यह पद पूरी तरह गरिमापूर्ण होता है। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। सर्वप्रथम हम लेते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। राष्ट्रपति के पास प्रशासन संबंधी कोई कार्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में सरकार के विभिन्न विभाग कार्य करते हैं। सरकार के सभी मंत्रालयों के अध्यक्ष मंत्री हैं। मंत्रालय मंत्री के अधीन प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति केवल सरकारी तंत्र का अनुबंधक है
उसकी सत्ता केवल औपचारिक है। संघीय सरकार के सभी कार्यपालिका कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। संघीय सरकार के सभी अधिकारी उसके अधीनस्थ हैं। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में जोड़ा गया है कि संघीय मंत्रिमंडल, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों के उपभोग में लाने के लिए परामर्श एवं सहायता देता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के प्रशासन व्यवस्थापन संबंधी निर्णय की सूचना देता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा ऐसे मामलों में जिस पर केवल मंत्री ने निर्णय लिया है, मंत्रिमंडल में विचार हेतु रखने की इच्छा व्यक्त कर सकता है। जिन विषयों पर संसद कानून बना सकती है, उन्हीं के संबंध में कार्यपालिका संबंधी अधिकार राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। राष्ट्रपति को केंद्र सरकार की कार्यविधि के बारे में नियम निर्धारित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच में कार्य विभाजन करता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां जैसे प्रधानमंत्री, संघीय सरकार के अन्य मंत्रियों, संघीय अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को कार्यरत न्यायाधीशों और मंत्रिमंडल का परामर्श अवश्य लेना होता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री मनोनीत करना पड़ता है। जब लोकसभा में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति किसी मनपसंद व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को उनके पद की शपथ दिलाई जाती है। उक्त नियुक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आयुक्तों, वित्त आयोग, भाषा आयोग, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति ही विदेशों में राजदूतों और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। पिछड़े वर्गों की दशा जांच हेतु आयोग की नियुक्ति करता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को मंत्रियों, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, अटॉर्नी जनरल को संविधान में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपदस्थ करने का भी अधिकार है। और राष्ट्रपति के पास इस प्रकार विस्तृत कार्यपालिका शक्तियां हैं। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही करता है। थैंक्स।